नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अनुसूचियों के बारे में। ठीक है। और ये ऐसा टॉपिक है, मतलब इससे हर कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम, सभी में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची में क्या है, चौथी में, पांचवी में ये क्या है। तो इनके बारे में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो हम एक एक करके इसे थोड़ा सा अच्छे से और ट्रिक के साथ याद करेंगे। जैसे कि भाग एक में क्या बताया गया है। भारत राज्यों का संघ है। भारत किसका संघ है? राज्यों का। जैसे कि बहुत सारे राज्य हैं, केरल, केरला, उत्तर प्रदेश, बिहार, इस तरीके से। तो भारत क्या है? राज्यों का संघ। तो फिर उसके बाद आ जाता है वेतन। जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं या फिर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, फिर जो जो भी होते हैं, उनको पहले वेतन दिया जाता है। ठीक है। तो अनुसूची 2 में किसकी बात की गई है? वेतन की। अनुसूची 3 में बात की गई है शपथ की। देखो भाई, पहले पैसे वैसे दे दिए और फिर उसके बाद इनको शपथ दिलवाते हैं काम करने के लिए। ठीक है। अब अनुसूची 4 में क्या बोला गया है कि राज्यसभा में सीटें, राज्यसभा में जो सीटें जो निर्वाचित किए जाते हैं, लोग राज्यसभा में जो जाते हैं, उनकी बात की गई है। तो अनुसूची 4 में किसकी बात की गई है? राज्यसभा में जो सीटें दी मिल आरक्षित हैं या सीटें हैं, उनकी बात की गई है। अब आ जाते हैं अनुसूची 5 में। अनुसूची 5 में क्या बोला गया है? अनुसूची 5 में बोला गया है एससी और एसटी के लिए सीटें आरक्षित होंगी। मतलब एससी और एसटी की बात की गई है। ठीक है। मतलब कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की बात की किसमें की गई है? अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 में किसकी बात की गई है? पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के बारे में बोला गया है। ठीक है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की एससी एसटी जनजातियों के बारे में बात की गई है। ठीक है। तो भाग 6 में किसके बारे में बोला गया है? पूर्वोत्तर के 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातियों के बारे में। ओके। अब चलते हैं भाग 7 की तरफ। अब आ जाते हैं अनु अनुसूची 7, अनुच्छेद लिख रहा है, ये अनुसूची है यहाँ पर। ठीक है। अनुसूची 7 में क्या बोला गया है? शक्तियों का विभाजन किया गया है। जैसे संघ में, राज्यों में, संवृत्ति सूची में और अपशिष्ट सूचियों में भी दिया गया है। ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि संघ संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, मतलब कौन कौन से विषय आते हैं, राज्य सूची में कौन से विषय आते हैं, संवृत्ति सूची में कौन से विषय आते हैं। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट, मतलब इसे थोड़ा डिटेल में क्यों बताया गया है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि जनगणना किसका मतलब विषय है, संघ सूची का या राज्य सूची का, तो इस तरीके से। ठीक है। तो इसे देखते हैं अच्छे से। तो अब देखते हैं जरा, संघ सूची में कितने विषयों की बात की गई। मतलब पहले शुरुआत में जब संविधान बना था तो 97 विषय थे, फिर बाद में इसे विषय बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है। अब कितने कर दिए? 100 विषय हो गए हैं। जैसे कि सेना, ये संघ का विषय है। जनगणना, ये भी संघ का विषय है। बैंक, ये भी संघ का विषय है। रेलवेज, ये भी संघ का विषय है। डाक, ये संघ का विषय है। और मुद्रा, छापना बनाना, ये सब किसका मकाम है? संघ सूची का विषय है। अब आ जाते हैं राज्य सूची के बारे में। राज्य सूची में शुरुआत में 66 विषय थे, पर अब कितने हैं? इसमें से 5 विषय निकालकर इसमें शिफ्ट कर दिए समवर्ती सूची में। ठीक है। 5 विषय। और इसमें कितने रह गए? 61 विषय। तो अब देख लेते हैं कौन कौन से विषय हैं। कृषि हो गया, पुलिस है, प्रशासन हो गया, लोक स्वास्थ्य हो गया, पंचायती राज हो गया, पंचायती राज को इसी में रखना है राज्य में, आवास हो गए, पेयजल हो गया, जीआरपीए हो गया। ठीक है। इस तरीके की संवर्ती सूची मतलब क्या होता है? पहले एक बार देख लेते हैं जरा। संघ सूची का मतलब होता है कि जिसपे सिर्फ केंद्र कानून बनाते हैं। राज्य सूची मतलब जिस पर राज्य कानून बनाते हैं। संघ सूची मतलब होता है कि जिस पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक है। इसका इम्प्लीमेंटेशन दोनों मिलकर करते हैं। अब इसके शुरुआत में इसमें कितने विषय थे? जब संविधान बना था तो इसमें 47 विषय थे। अब कितने हैं? 52। मैंने बताया था कि 5 विषय राज्य से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिए, तो इसलिए 5 और बढ़ गए थे, तो 52 विषय हो गए। अब इसमें वन हो गया, शिक्षा हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। शिक्षा हो गया, नियोजन हो गया, मजदूरी संघ हो गया, परिवार नियोजन हो गया। ठीक है। ये विषय हैं। और अब एक बार और रिपीट कर लेते हैं। वन, शिक्षा, नियोजन, मजदूर संघ और परिवार नियोजन। ठीक है। अपशिष्ट सूची मतलब ये केंद्र के अधीन ही आते हैं। ठीक है। जैसे कि साइबर, अंतरिक्ष,
परमाणु ऊर्जा, क्योंकि ये सब मतलब अपशिष्ट सूची में का मतलब, अपशिष्ट विषय का मतलब है कि मतलब जब संविधान बना था तब अपशिष्ट विषय ऐसे कुछ थे नहीं, जैसे साइबर हो गया, अंतरिक्ष हो गया, ये परमाणु ऊर्जा हो गया, ये सब था नहीं, तो ये बाद में ऐड किए हैं, तो इनको संघ के अंदर ही रख देते हैं हम अपशिष्ट विषय के तौर पर। ठीक है, अब चलते हैं आगे 7वीं अनुसूची से आगे। अब देखते हैं जरा अनुसूची 8 में क्या बोला गया है भाषा के बारे में। तो भाषाएं कितनी हमारी 22 भाषाएं हैं। ठीक है, अनुसूची 9 में क्या बोला गया है भूमि सुधार की बात किस में की गई है अनुच्छेद सॉरी अनुसूची 9 में। अनुसूची 10 में दल बदल, ये 52वें अनुच्छेद के तहत हुआ था, किस कौन से 52वें अनुच्छेद के तहत इसे जोड़ा गया था। और भूमि भूमि सुधार जो है ये पहला संविधान संशोधन हुआ था, और 1951 में ही पहले संविधान संशोधन द्वारा भूमि सुधार को जोड़ा गया था। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन द्वारा 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा, और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची नगर पालिका को जोड़ा गया था। ठीक है, नगर पालिका को। तो गाइज अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और इसके रिगार्डिंग इस अनुसूचियों से जुड़ा हुआ एक और पार्ट आएगा, उसमें मतलब ये सब चीज़ें डिटेल में दी होंगी, वेतन किसका, शपथ किसकी दी जाती है, राज्यसभा के सीटों के बारे में, SC ST कौन सी क्या की चीज़ें हैं, वो डिटेल में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ये सिर्फ आपको एग्जाम फैक्ट से के थ्रू मतलब बताया गया है, कि जिससे कि एग्जाम में कोई भी सीधे क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपका सीधा क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, ये 5-6 मिनट की वीडियो है और इससे आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। ठीक है, अगर गाइज पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब यार जरूर कर देना। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।